चक्का जाम नहीं, राजनीति का गेम चेंजर था ये दिन। 9 जुलाई 2025 की सुबह पटना की हवा कुछ अलग नजर आई, जैसे सियासत के मैदान में शंखनाद हो चुका हो, और हुआ भी बिल्कुल वही। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने पटना की सड़कों पर उतरकर जो तस्वीर राजनीति की पेश की, उसने सिर्फ चक्का ही जाम नहीं किया, बल्कि बिहार की राजनीति में बहस का सिलसिला छेड़ दिया। संविधान बचाओ, रोजगार दो, पेपर लीक बंद करो, इन नारों के बीच एक सवाल गूंज रहा था। क्या ये आंदोलन सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन था, या विपक्ष की नई करवट का कोई संकेत? और उस भीड़ से दूर एक दूसरा चेहरा मायूस खड़ा था, पप्पू यादव, जिन्हें न मंच मिला, न गाड़ी में जगह, और शायद ना ही सियासी सम्मान। उसकी भी आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले राहुल तेजस्वी की जोड़ी आपको समझाते हैं। उसमें भी सबसे खास राहुल गांधी। राहुल गांधी का ये आंदोलन सिर्फ एक चक्का जाम नहीं था, ये कांग्रेस की उस राजनीति की वापसी की कोशिश है जिसे बिहार ने दशकों पहले ही नकार दिया था। वहीं तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की राजनीतिक विरासत को अगले मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने पैदल मार्च कर, कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिलकर और बार बार संविधान का हवाला देकर एक बात साफ कर दी, अब लड़ाई सीधे मैदान में लड़ी जाएगी, ट्विटर पर नहीं। राहुल गांधी ने कहा, न्यायपालिका से लेकर नौकरी तक हर व्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है। अब देश के युवा और विपक्ष साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर कहते हुए नजर आए, ये सिर्फ बिहार का आंदोलन नहीं है, ये भारत के युवाओं की लड़ाई है। लेकिन एक सवाल है कि पप्पू यादव को आखिर मंच से दूर क्यों रखा गया? और यही सबसे चर्चित दृश्य भी निकलकर सामने आया, पप्पू यादव को गाड़ी में बैठने से रोका जाना। वीडियो सामने आया जिसमें पप्पू यादव मंच पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें रोक देते हैं। उनके चेहरे की नाराजगी और भीड़ की हलचल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने मीडिया से कहा, जनता के मुद्दे के लिए आया था, सेल्फी खिंचवाने के लिए नहीं। मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दिया, मंच से दूर रखा गया। क्या ये नेतृत्व संघर्ष की झलक है? क्या राजनीतिक गलियारों में इसे तेजस्वी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है? पप्पू यादव जैसे जमीनी नेता को साइडलाइन करना एक संदेश भी है कि आरजेडी की अगुवाई अब पूरी तरह से तेजस्वी के हाथ में है, और बाहरी नेताओं के लिए जो सीमाएं हैं अब वो यहाँ पर तय हो चुकी हैं। लेकिन पप्पू यादव कांग्रेस में अपमान का घूंट पीकर भी आखिर चुप क्यों हैं? उनकी क्या मजबूरियां हैं? बिहार बंद के दौरान देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गाड़ी में पप्पू यादव को चढ़ने तक नहीं दिया गया, और जिस तरीके से राहुल गांधी के गार्ड ने पप्पू यादव को राहुल की गाड़ी में चढ़ने से रोका, उसके बाद एक बात की चर्चा तेज हो गई कि कांग्रेस में बार बार अपमानित होने के बाद भी पप्पू यादव आखिर चुप क्यों हैं? पप्पू यादव के लिए कांग्रेस क्यों मजबूरी बन गई है? बिहार पॉलिटिक्स मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बिहार में सियासी हलचल इस वक्त जबरदस्त देखिए तेज हो चुकी है, और इसी कड़ी में बुधवार को चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष पटना निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक मार्च करता हुआ नजर आया। इस मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन पप्पू यादव, उनकी आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, इस पर भी जरूर बात होनी चाहिए। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी 10 साल पुरानी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। पप्पू यादव तो यहां तक कह चुके हैं कि मेरी शव यात्रा अब कांग्रेस के ही झंडे में निकलेगी। अपमान का घूंट बार बार पीते हैं, फिर भी चुप रहते हैं पप्पू यादव बार बार, क्योंकि ये पहली मर्तबा या पहली कोई तस्वीर नहीं है जब इस तरह देखने को मिला हो। कांग्रेस का नेता वो खुद को जरूर बताते हैं, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को कभी भी कांग्रेस से नहीं मानती, ऐसा लगता है। और इसीलिए सवाल ये भी है कि क्या पप्पू यादव के सामने कोई विकल्प नहीं है? क्या देखिए, पप्पू यादव के सामने वर्तमान समय में कोई विकल्प अभी नजर नहीं आता। पप्पू यादव बीजेपी में जा नहीं सकते, आरजेडी से उनके ठीक रिश्ते नहीं है। अब पप्पू यादव के लालू यादव के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं है, यही खबरें हमेशा सामने आती रही हैं। अब पप्पू यादव से आरजेडी तेजस्वी को खतरा मानती है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से उनकी बन नहीं रही है, क्योंकि जनसुराज पार्टी ने पूर्णिया से बीजेपी के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। अब यही कारण है कि पप्पू यादव के लिए कांग्रेस पप्पू यादव के लिए मजबूरी सी बन गई है, यही माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए ये मौका था एक बार फिर से जमीन पर उतरकर नेतृत्व दिखाने का, जो बिहार की सड़कों पर, खासतौर पर पटना में हमने देखा। अब कांग्रेस बिहार में जमीन जो खो चुकी है उसे वापस पाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव के लिए ये सिर्फ एक आंदोलन दूसरी तरफ नहीं था, बल्कि खुद को मुख्यमंत्री इन वेटिंग के रूप में दोबारा पेश करने का मंच था। इन दोनों ही नेताओं की स्ट्रैटेजी आपको यहाँ समझनी होगी। राहुल गांधी कहते हैं कि बिहार के नौजवानों का भविष्य अंधेरे में है, पेपर लीक, घोटाले और तानाशाही, यही मिला है मोदी नीतीश की जोड़ी से। वहीं तेजस्वी यादव जब संबोधित करते हैं तो कहते हैं कि हम 2020 में बहुमत से चूके थे, 2025 में हम यहाँ पर हारेंगे नहीं, ये तय हो चुका है। इधर जब बात पिछले चुनाव की आती है तो ये बात अधूरी रहेगी अगर 2020 के चुनाव का जिक्र ना किया जाए। तेजस्वी की लहर,
लेकिन नीतीश की एक तरह से जुगाड़ वापसी वहां पर मानी गई। 2020 में क्या हुआ था ये भी आप जानिए। आरजेडी को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिली, लेकिन भाजपा जेडीयू का ये जो गठबंधन था उसने मात्र 12 सीटों के अंतर से सरकार बना ली। अब तेजस्वी यादव की सभाओं में भारी भीड़ उस वक्त जुट रही थी। चुनाव विश्लेषक ये मान रहे थे कि नीतीश कुमार की वापसी अब बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन जेडीयू को भाजपा का पूरा समर्थन और साथ ही चिराग पासवान की पार्टी का भी जो रणनीति वहां पर सामने आई, उससे एनडीए को बड़ा फायदा मिल गया। लेकिन संदेश यहां से एक गया कि तेजस्वी जनता में अब लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन गठबंधन की कमजोरी, कांग्रेस की धीमी रणनीति और जातीय समीकरणों ने पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया और सत्ता से उन्हें दूर रखा गया। लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 2020 से 2025 में अब समीकरण कुछ बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं। इन 5 सालों में बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदल गया है। सबसे महत्वपूर्ण, नीतीश कुमार ने पाला बदला, एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में आए और फिर वापस एनडीए में लौट गए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा से एक नई शुरुआत की। तेजस्वी ने बतौर डिप्टी सीएम प्रशासनिक अनुभव लिया और खुद को सीएम पद का मजबूत दावेदार बनाया। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? सवाल जब ये पूछा जाता है तो राजनीतिक विश्लेषक इसका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी भी कमजोर कड़ी मानी जाती है। पप्पू यादव जैसे स्थानीय लोकप्रिय नेताओं को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है। विपक्ष में सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर मतभेद है। सवाल यही कि क्या अब 2025 में, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव अवसर पर है, बीजेपी को या इस गठबंधन को कहूं एनडीए को हराया जा सकता है क्या? इसकी चुनावी गणित क्या कहती है वो भी आप जानिए। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन अब भी मजबूत, पर नीतीश की छवि पहले जैसी अब रही नहीं है, ये कहा जाता है। तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता में निखार आ गया है। युवा वर्ग उन्हें लेकर सकारात्मक अब नजर आता है। और उधर राहुल गांधी का समर्थन कांग्रेस के कैडर को सक्रिय कर सकता है, बशर्ते संगठन मजबूत हो। महागठबंधन की कुछ चुनौतियां भी हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवा देती हूं। सीट बंटवारा और नेतृत्व तय करना एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर सही से नहीं तय किया गया तो 2020 वाली गलतियां रिपीट हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को जमीन पर अपने आप को और मजबूत करना है। और सबसे बड़ी बात, पप्पू यादव जैसे जो नेता है जिनकी स्थानीय पहुंच बहुत ज्यादा है, उनको साथ लेकर या फिर एक टर्म जो मैनेज इस्तेमाल की जाती है राजनीति में, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा और यही एक चुनौती भी है। अगर इसे साध लिया तो फिर आसानी चुनाव में हो सकती है। उधर ग्रामीण वोट बैंक जो निर्णायक भूमिका निभाता है, उसे फिर से साधना भी कैसे जाए, इसको लेकर एक रणनीति होनी चाहिए। आखिर में क्या बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है? जब ये सवाल उठता है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का संयुक्त चक्का जाम आंदोलन एक सियासी दाव है, सवाल ये भी है। लेकिन जिस तरह की भीड़ वहां पर जुटती है, जिस तरह की तस्वीर निकल कर आती है, वो ये बताता है कि न सिर्फ इससे बीजेपी को चुनौती दी जा रही है, बल्कि महागठबंधन की नेतृत्व संरचना को भी पुनर्परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि 2020 और 2025 में जब इतने समीकरण बदल गए हैं, तो क्या 2020 में जिस हार से चूक गए थे तेजस्वी यादव या ये महागठबंधन, क्या 2025 में मिलने जा रहा है? थोड़ा सा इंतजार करना होगा, विधानसभा चुनाव होगा और उसके बाद नतीजे सबके सामने होंगे।